आपको मालूम होना चाहिए, जब बालू नहीं है तो पानी नहीं है, आप पानी नहीं तो पर्यावरण का सारा माहौल ध्वस्त हो जाता है। ये जो बालू है वह पानी संचय करने का स्रोत है। अगर बालू नहीं रहेगा, धरती से बालू खत्म हो जाएगी तो पानी का स्टॉक पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। आप 2 पैसा के लोभ में हमारा पूरा पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कैसे होगा सर? इसके लिए तो विचार करना होगा मुख्यमंत्री जी को। पैन का जो लेवल है ऊंचा है और नदी गहरी हो गई है। कोई भी इंजीनियर जा करके देख सकता है कि नदी का पानी खेतों तक कैसे पहुंचेगा, और जब खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो अन्न उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, मरेंगे ना। तो जब हम लोग रहबे नहीं करेंगे तो वहाँ पेड़ पौधा कौन लगावेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार प्रकृति को बचाने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए जल जीवन हरियाली योजना चला रही है, लेकिन सरकार की इस योजना को बालू माफियाओं की नज़र लग गई है, ग्रहण लगा दिया है उन लोगों ने। इससे बिहार के कई इलाकों में जल संकट पैदा हो गया है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये बिहार के इमामगंज, डुमरिया और बाकी बाज़ार के हैं, और इन लोगों के इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लिहाजा ये लोग पटना पहुँचे हैं सरकार से गुहार लगाने के लिए कि बालू माफियाओं पर लगाम लगाया जाए और क्षेत्र में पैदा हुए जल संकट से इन्हें बचाया जाए। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं और किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर सिंह। हम लोग इमामगंज डुमरिया बांके बाज़ार से 15 सदस्यों के साथ सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं। अभी हमारे इलाके का स्थिति बहुत ही भयावह हो गया है। अकाल तो सर्वत्र छाया हुआ था ही, लेकिन बालू उठने से भूगर्भ जल भी सूख गया है, और सूखने से वहाँ का भूगर्भ जल बिल्कुल अंतिम स्तर पर है, और यदि वह सबमर्सिबल भी सूख गया तो भर वहाँ का आबादी उजड़ जाएगी। इसके साथ साथ इलाका भूखमरी का शिकार हो चुका है। अन्न और जल दोनों संकट वहाँ व्याप्त हो गया, और इसका प्रमुख कारण यह है कि इमामगंज डुमरिया और बांके बाज़ार का इलाका पहाड़ी है। वहाँ पर नदी में बालू ज़्यादा नहीं है, चूँकि बरसात के 4 महीने में थोड़ा बहुत बालू आता है, लेकिन वो तेज़ धारा के कारण निक्षेपण कम होता है, और उस पर भी नीलामी हो गई, और नीलामी के साथ साथ उसी के आड़ में बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी हुई। इसके कारण नदी का गहराई बढ़ गया, 5-7 फीट गहराई नदी की बढ़ गई। उसका जो तली था, वेट था, वो नीचा हो गया, और नतीजा हुआ कि हमारा जो पैन था, प्रमुख स्रोत सिंचाई का, उधर सिंचाई का साधन कुछ नहीं है, सिर्फ पैन था। 50, 60, 70 के करीब पैन है, उससे हम लोग सिंचाई करके धान पैदा करते थे, गेहूँ पैदा करते थे। पैन हमारा निष्पार हो गया, सूख गया। नतीजा क्या हुआ कि हमारा फसल जैसे सब नष्ट हो गया, जल गया। और हम लोग जब वहाँ प्रशासन को कहते हैं तो वो सुनती नहीं है प्रशासन। तब हम लोगों ने आज विचार किया कि अब यहाँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं हम लोकप्रिय सरकार से चलकर फरियाद करें। जी। और हम लोगों ने आज वन विभाग को पर्यावरणीय शुद्धता की रक्षा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के बाद मांग किया है कि आप हमारे पर्यावरण की रक्षा कीजिए, ताकि हमारा जीवन बच सके, हमारी सभ्यता बच सके, हमारा अन्न और जल संकट जो है न पड़ गया वह बच सके, और हमारा जो एक सदियों से जो वहाँ एक संस्कृति है, साझे की संस्कृति, वह बरकरार रह सके, और हम लोग हमें सुखमय जीवन जी सके। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि आप कितनी भयावह स्थिति है इलाके में। इनसे आपने सुना कि इलाके के पौधे जो है वो जल गए हैं, पेयजल का संकट हो गया है, सिंचाई नहीं होने की वजह से फसलें नहीं हो रही है, लिहाजा अनाज का भी संकट इलाके में पैदा हो गया है। हमारे साथ और लोग हैं और जानते हैं। आप बताइए कि आप लोग सरकार के नुमाइंदगे जो हैं, मंत्री हैं, उनसे मिले, क्या कुछ बात हुई और किस तरह की स्थिति है आपके इलाके में? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। इमामगंज डुमरिया और बांके बाज़ार बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। 90% 95% वहाँ के लोग
कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए सरकार से गुहार लगाने के लिए हम लोग आए हैं कि उधर बालू का टेंडर नहीं हो, क्योंकि 90% वहाँ कृषि पर आधारित है। बहुत ही इलाका सुना है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर एक नज़र डाले और हम न्याय के लिए सरकार के पास आवेदन दिए हैं और इसी को देखते हुए बालू का टेंडर नहीं करवाए। हम लोग एक शिष्टमंडल बना करके 15 आदमी पटना आए हैं, सचिवालय भी गए हैं। यही मेरा सरकार से आग्रह है। जी, बालू उठाने से किस तरह के असर जो है पानी पे पड़ता है, क्या स्थिति पैदा होती है? बालू उठाने से चापाकल सूख गया, कुइयाँ सूख गया, मोटर सूख गया, क्योंकि बालू ही से पानी उसमें रहता है, धरती में ज़मीन में रहता है। बालू नहीं है तो पानी नहीं है। पानी रोकने का हम लोग को कोई साधन नहीं है। एक बालू ही एक साधन है जिससे पानी को रोका जा सकता है, ताकि सरकार तक हम लोग की आवाज़ पहुँचे और इस पर अच्छा कदम उठा करके सरकार हम लोग का अच्छा निर्णय दे, ताकि हम लोग को बालू नहीं उठे। यही सरकार से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। अब क्या बोलना चाहते हैं बालू जो क्षेत्र में उठाया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, जल, जीवन और हरियाली तीनों में अनुनाश्रय संबंध है। जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है और जीवन के बिना हरियाली नहीं हो सकती है। ये जो हमारा इलाका है वह गरीबों का इलाका है। हम लोग पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा किसान नहीं है, सब हम लोग 1-1.5 बीघा ज़मीन रखने वाले हैं, उसी से जीना और मरना है। सिंचाई का वहाँ कोई साधन नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई तालाब नहीं है। ये जो 3 नदी है, मोरहर, सोरहर और लवजी, उसी से पूरे इलाके में सिंचाई होती है। ये जो बालू है वह पानी संचय करने का स्रोत है। अगर बालू नहीं रहेगा, धरती से बालू खत्म हो जाएगी तो पानी का स्टॉक पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो इलाका है गरीबों का इलाका है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है कि हम लोग कारखाने में काम करके बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। ना वहाँ कोई बिजनेस सेंटर है जो कि वहाँ जा कर के बोझा ढो करके ही बाल बच्चों को पाल सकते हैं। इसी से हम लोग को मरना है, इसी से हम लोग को जीना है। और सब वहाँ का गरीब किसान है, 1.5-2 बीघा वाला किसान है। अब देखिए, वो जो 3 नदी है उससे अनेकों पैन निकलता है और पैन का जो लेवल है ऊंचा है और नदी गहरी हो गई है। कोई भी इंजीनियर जा कर के देख सकता है कि नदी का पानी खेतों तक कैसे पहुँचेगा। और जब खेतों तक पानी नहीं पहुँचेगा तो अन्न उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, मरेंगे ना। तो जब हम लोग रहबे नहीं करेंगे तो वहाँ पेड़ पौधा कौन लगावेगा? बिल्कुल। तो फिर देखिए, पेड़ की कटाई पहले कर दिया है। ये जो पेड़ पौधा है वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। आप पूछिए सरकार से कि वायुमंडल का टेम्परेचर 1 डिग्री क्यों कम गया? क्यों कम गया? कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, पेड़ की कटाई कर दी है, ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रहा है, दुनिया भर की बीमारी फैली हुई है। तो एक चीज़ के चलते जल का असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ये सोचने का चीज़ है। आज हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, समरसेबुल फेल कर रहा है, चापाकल फेल कर रहा है, तो प्रदूषण तो फैलवे करेगा। बिल्कुल। एक कारण है जल। आदमी को भोजन, वस्त्र, आवास, 3 चीज़ बिल्कुल आवश्यक चीज़ है, समझे कि नहीं? और 3 के बिना जिंदा नहीं रहेगा। उसके पहले क्या चीज़ ज़रूरत है? पानी और हवा। अगर ऑक्सीजन आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेगा तो छपटा करके मर जाइएगा। बिल्कुल सर, तो इतनी भयावह स्थिति है उस इलाके में और लोग तरह तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। उन्हें अपने भविष्य पर खतरा मंडराते दिख रहा है। उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इस बात का डर सता रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए बताइए कि आप सरकार से गुहार लगाने आए तो किस तरह की स्थिति है आपके इलाके में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। तो मैं सरकार से गुहार लगाने आया हूँ। हम लोग सारे लोग आंदोलन करके थक गए, तब सोचे कि एकमात्र उपाय बचा कि अब हम लोग सरकार के
पास चल के गुहार लगाएं। सरकार बहुत दुहाई दे रही है जल जीवन हरियाली की, तो जल जीवन हरियाली कैसे बचेगी जब नदी में बालू नहीं रहेगा। कभी अतिवृष्टि तो हम लोग तरफ हो नहीं रही है, अनावृष्टि का हो रहा है, जिससे नदी भी सूख गई है, नदी में पानी नहीं आ रहा है। अब बालू निरंतर उठ रही है, जिससे जल का स्रोत नीचे चला जा रहा है। 90 के दशक के पूर्व हमारे के यहाँ वाटर लेयर 10 फीट पर हुआ करता था। थोड़ा छोटा सा चुआड़ी खोद करके 1-2 कट्ठा सिंचाई करता था आदमी। आज नतीजा यह हो गया है कि समरसेबल 100 फीट भी 150 फीट कोड़ने के बाद भी पीने भर पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 15 फीट 20 फीट नदी गहरी हो गई है, जिससे बहुत सारे पैन निकलते थे। उससे छोटा हम लोग सारे लघु किसान हैं, उसी से जी का जीवन है। खेत में कुछ कोड़ते हैं, अन्न उपजाते हैं, तब हम लोग को पेट भरता है। इसके सिवाय उस इलाका में बांके बिहार, इमामगंज, डुमरिया में और भी कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिससे दूसरे स्रोत से उपार्जन करके हम अपने जीवन को पाल सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर सकते हैं। तो हम लोग के पास एकमात्र उपाय बचा है, करो या मरो। यदि सरकार ये हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो हम लोग घेरा डालो, डेरा डालो, बहुत तरह तरह का आंदोलन करने पर हम लोग आमादा हो जाएंगे। और सरकार का जो योजना है जल जीवन हरियाली, इसको मद्देनज़र मैं अपील करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि इसका यह मिशन आपका कैसे फेल होगा। जब जल ही नहीं रहेगा तो हरियाली कहाँ से रहेगा। जंगल तो पहले ही समाप्त हो गया, सिर्फ अब नंगा पहाड़ बचा है, पत्थर है सिर्फ। और पत्थर जब गर्मी के मौसम में हीट होता है तो आदमी वहाँ इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि लोगों को जीना दूभर हो जाता है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या समस्या है इलाके में? आदरणीय महोदय, आप सुनिए रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि बालू नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो वनस्पति नहीं, और वनस्पति नहीं तो शुद्ध हवा नहीं, और हवा अगर नहीं रहेगी तो क्या जीवन बच सकता है, चाहे वह मजदूर की लाश का हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या IAS IPS पदाधिकारी हों। क्योंकि ऑक्सीजन के व्यवस्था शायद इतना प्रचुर मात्रा में नहीं व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि एक आदमी 3 सिलेंडर ऑक्सीजन का उपयोग करता है और उसका दाम 2000 से भी ऊपर है। अगर जीवन भर अगर इसका आंकलन किया जाए तो 5 करोड़ के बराबर जो है सो हिसाब जाता है। ऐसे परिस्थिति में सरकार को जनहित में ऑक्शन बंद करना चाहिए और विदेश या दूसरे प्रदेश में भेजने का अनुमति बंद करना चाहिए और स्थानीय लोगों को फ्री मुहैया कराना चाहिए। यही हमारा गुजारिश है। आपको चैनल के माध्यम से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि लगता है कि आप उच्च पदाधिकारी और मंत्री महोदय तक ये चैनल आवाज़ पहुंचा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति है इलाके की कि लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षेत्र के पेड़ पौधे जो हैं वो सूखने लगे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पानी का स्तर पहले ही जो है कम गया है। आप बताइए कि आप आए हैं इमामगंज से यहाँ तक चल करके, तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? साथियों और मैं आप जैसे चैनल के लोगों से इस पटना में आए हैं कि प्रार्थना करें और आप वहाँ तक ही बात को पहुँचाएं जो इसके
माइंस विभाग हो, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, साथियों भाई, हम लोग इमामगंज डुमरिया बांके बाजार से आए हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भौगोलिक तौर पर इमामगंज डुमरिया बांके बाजार एक पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह है। छोटे छोटे नाले निकलते हैं उसमें, और उस नाले से एक मोरहर नदी है जो मामूली बालू, थोड़ा थोड़ा बालू आके जमा होता है, और उससे कारण होता है क्या कि उस बालू से पानी का संरक्षण होता है। थोड़ा बहुत जो बारिश होती है और वो जो है नीचे लेयर बनाता है, जिससे क्षेत्र की जनता को, और जनता ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए जब बालू नहीं है तो पानी नहीं है, आप पानी नहीं तो पर्यावरण का सारा माहौल ध्वस्त हो जाता है। चूँकि उस क्षेत्र में पेड़ काफ़ी संख्या में सूख रहे हैं, कुछ दिन के बाद घास सूखने लगेगा। जब वो सूखने लगेगा तो ऑक्सीजन हमारे लोग को, या किसी पे यानी जानवर हो, जंगली जानवर हो, हम इंसान हैं, किसी को भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह सकता। और ये स्थिति है कि अगर ये टेंडर या ऑक्शन जो होता है बालू का माफियों के द्वारा, और ये माफिया जो हैं बड़े बड़े ट्रकों से करीब करीब 22 से चक्का के ट्रक से निकालते हैं, और क्षेत्र में नहीं बल्कि बाहरी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं। और हम जैसे गरीब और जनता और लेबर क्लास के लोग, गरीब क्षेत्र है, लेबर टाइप के लोग रहते हैं, और उनका जीवन जो है ना अस्त व्यस्त होता है। कैसे चलेगा ये क्षेत्र हमारा, खासकर इमामगंज डुमरिया बांके बाजार क्षेत्र जो है ना, देखा जाके जांच कराया जाए कि ये पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ियों का एक समूह है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार 6 महीना पहले गए थे, एक टापू में, छोटा ऐसा टापू था जिसमें उनके हेलीकॉप्टर उतरा था, लाखों आदमी उसमें जमे हुए थे, और ये कहने के लिए कि ये हमारा क्षेत्र है, एक गरीबों का क्षेत्र है, बालू उठने से या और पेड़ काटने से पर्यावरण यहाँ स्थिति ख़राब हो जाएगी, जनता कैसे जिएगा। लेकिन नहीं बोल सके, कुछ प्रशासन का बड़ा टाइट ये था, और लोग नहीं बोल सके कि हमारे क्षेत्र में आए हैं, क्या उनको आवाज़ दें। मौका मिला तो हम लोग पटना जाएंगे और उनसे ये बात करेंगे, उनके लोग से बात करेंगे, वो चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र को बख्शा जाए और किसी तरह का कोई टेंडर ऑक्शन नहीं हो, जिससे उस क्षेत्र के जनता राहत महसूस करे और जीवित रहने का हक हो। नहीं तो अगर ये नहीं रोका गया तो लाखों लाख की संख्या में 5 से 7 लाख उस क्षेत्र के लोग हैं, वो पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल है तो जीवन है, और जल जीवन हरियाली सरकार की इसी योजना का मकसद है कि जीवन बचा रहे, और उसके लिए जल और हरियाली को बचाना है। लेकिन कितनी भयावह स्थिति है क्षेत्र में, इन लोगों को आपने सुना कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन उस इलाके में नहीं रहेगा। इस बात से लोग डरे हुए हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं कि बालू माफियाओं पर सरकार लगाम लगाए और इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार की जनता को बचाए। तो ये 3 इलाके ही नहीं कहें कि उस पूरे इलाके में ये स्थिति पैदा है, जल संकट की स्थिति पैदा है, और ये बहुत ही गंभीर मसला है। लोग जो है डरे हुए हैं। मैम आप आई हैं, कहते कि पानी की वजह से सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ़ जो है महिलाओं को उठाना पड़ता है। तो किन किन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? आप आए हैं तो ज़रूर बहुत तकलीफ़ में होंगी। सर, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हम लोग के यहाँ से जो बालू उठाया जा रहा है उस पर सरकार से मेरा निवेदन होगा कि सबसे पहले उसका टेंडर बंद करें। दूसरी बात कि हमारे यहाँ ना पेड़ अच्छा से अब बढ़ रहा है। जन जीवन हरियाली क्या है मुख्यमंत्री जी का अभियान, एक तरफ बालू का टेंडर करके हम लोग को रेगिस्तान बना रहे हैं, और दूसरा तरफ एक पौधा लगवाते हैं। एक पौधा लगाने से क्या होगा, जबकि उतना पानी सब खत्म हो जाएगा, पेड़ पौधा सब खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि महिला को, सर महिला तो पानी का ही काम करने के लिए है, तो पानी नदी में नहीं है तो मेरा चापाकल में भी नहीं है, चापाकल में नहीं है तो फिर समरसेबुल बैठाने लायक अभी हम लोग हुए नहीं हैं। मान लिया जाए कि हमारे यहाँ 10, 20, 50 आदमी का गांव है तो उसमें 5 आदमी समरसेबुल बैठा सकते हैं, बाकी 25 आदमी 30 आदमी क्या करेगा?
इसके लिए हमको तो उनके लिए भी सोचना है, एक आदमी के लिए नहीं सोचना है सर। इसलिए समरसेबुल भी हमारा जवाब देगा जब बालू बिक जाएगा। तो बालू बिकने और क्या है, गाड़ी इतना चलती है कि पेड़ पौधा है नहीं, और तो गाड़ी का जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो हमारा कहाँ जाएगा, पेड़ कितना उसको धूल की भी समस्या भी। हाँ, धूल का समस्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का समस्या है। पेड़ हमारे पास आए नहीं कि उसको शुद्ध ऑक्सीजन बनाएगा। तो एक मानव के लिए नहीं है, जंगली जानवर भी, जिसको हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हर जानवर का ज़रूरत है। जंगली जानवर ही हम पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हम लोग भी पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। तो जंगली जानवर पर भी इस तरह से अन्याय हो रहा है कि जंगल काटने के चलते नीलगाय ऐसा आ रही है कि हमारे यहाँ गेहूं के खेत उजाड़ दे रही है। तो हम जिस तक कितना मेहनत से पैदा कर रहे हैं और हमारा खेत सब, अगर जंगली जानवर को जंगल में पानी मिलता, उसको जगह मिलता, तो क्यों इधर आता समतल ज़मीन में। ये सब आ करके हम लोग के साथ इतना बड़ा समस्या खड़ा हो गया है कि अंत में सब करते हुए धरना प्रदर्शन, मांग, रात भर ना सोना, बालू का घाट का निरीक्षण करना। एक बार हम लोग रात में 12 बजे रात को बालू घाट से बालू उठाने नहीं दिए थे ट्रैक्टर को सर। बालू माफिया हम लोग को डर से भागा, हम लोग समूचों को खदेड़ करके निकाले। इतना करने के बावजूद भी आज फिर हमारे यहाँ सैफगंज और जूरी घाट जो फिर से टेंडर हो गया सर, और वो टेंडर हो गया तो समझिए कि पुल वहीं पर है और मेरा टेंडर भी वहीं पर हुआ। तो एक तरफ सरकार का भी तो पुल वहाँ पर बना हुआ है, तो वहाँ से टेंडर होगा, तब बालू जो इतना पैसा लगा कर के पुल बना वो भी कल ध्वस्त होगा। तो कहाँ आप 2 पैसा के लोभ में हमारा पूरा पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कैसे होगा सर? इसके लिए तो विचार करना होगा मुख्यमंत्री जी को, कि इस पर विचार करके जो हमारी महिलाएं, जो हमारा लोग यहाँ पर विचार करने के लिए हमसे गुहार लगा रहे हैं। मेरा फिर से निवेदन होगा उनसे कि सर ये हमारी गुहार है, विनती है हमारी महिलाओं को, हमारे यहाँ का गार्जियन सबको, कि सर इसको रोकिए ताकि हम लोग को ज़िंदगी जो नरक बनने जा रहा है, जो बेकार बनने जा रहा है, उसको आप बचाइए सर। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है उनसे कि इसको बचाइए। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, इलाके की महिलाएं, पुरुष किस तरह परेशान हैं। इमामगंज, डुमरिया और बाकी बाज़ार में किस तरह के पर्यावरण संकट पैदा हो गए हैं कि लोग सहमे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो नरक बन गई है, उसे आप बचाइए। मुख्यमंत्री जी, आपने भले ही जल जीवन हरियाली योजना चला दी, लेकिन आपके अधिकारी उसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में बालू का टेंडर हो जा रहा है और उस टेंडर की वजह से न सिर्फ बालू उठ जा रहे हैं जिससे जल संकट पैदा हो रहा है, बल्कि बेतहाशा गाड़ियाँ चलती है, डंपर चलते हैं, जिससे इलाके में पर्यावरण के अनगिनत संकट पैदा हो रहे हैं। और बड़ी ही उम्मीद से ये लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर तत्काल प्रभाव से आप एक्शन लें।